हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम अपनी फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट वाला पार्ट था ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और साइनोबैक्टीरिया पर डिस्कस करते हुए हमने साइनोबैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स, हैबिट एंड हैबिटेट और उनमें पाए जाने वाली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा। और उसके बाद हमारे सिलेबस में मेंशन्ड जो पहली ब्लू ग्रीन एल्गी है, पहला साइनोबैक्टीरिया है ओसिलटेरिया, उसको हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा। जिस प्रकार से हम किसी अननोन स्पेसीमैन को प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान स्पेसीमैन को स्टडी करते हैं, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर एक एक को स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी उसका नामकरण करेंगे। नामकरण करने के बाद जैसा कि वो हमको उस चैप्टर से ही पता चल जाएगा कि हम ओसिलटेरिया पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हमने कल देखा कि क्लास इसकी साइनोफाइसी थी, ठीक है ना। प्रोकैरियोटा के अंतर्गत एक अलग वर्ग बनाया गया साइनोफाइसी, और जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया, ठीक। साइनोफाइसी ऑर्डर था इसका नॉस्टोकेल्स। ऑर्डर कौन सा था इसका? नॉस्टोकेल्स। और फैमिली ओसिलटोरियोसी और जीनस ओसिलटेरिया, ठीक। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि इसकी प्रकृति कैसी थी। ओसिलटेरिया अशाखित तंतु में शैवाल होता है, यानी अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी है। हमने कल जब जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ रहे थे तो हमने सेल स्ट्रक्चर भी देखी और थैलस की स्ट्रक्चर भी देखी। थैलस की स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ब्लू ग्रीन एल्गी दो टाइप की हो सकती है, या तो फिलामेंटस होगी या नॉन फिलामेंटस होगी। तो इस बेसिस पर हम इसको हर पॉइंट को हम पढ़ते समय, जब हम हर एल्गी को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये थैलस की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी उसके बारे में हम ज़रूर मेंशन करेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ओसिलटेरिया का जो थैलस होता है, पहली बात तो अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है, शाखन नहीं होगा। उसके अलावा एक इसके अंदर क्या होगा, नॉन फिलामेंटस, ठीक है ना, फिलामेंटस एल्गी है। इस शैवाल की अधिकांश जातियाँ फ्रेश वाटर एल्गी होती है। यदि हम मैन इंडियन स्पेसीज की बात करें तो मैन इंडियन स्पेसीज आती हैं इसमें ओसिलटेरिया कर्वीसेप्स। मैन इंडियन स्पेसीज कौन सी है? ओसिलटेरिया कर्वीसेप्स। और दूसरी एक इंडियन स्पेसीज और आती है ओसिलटेरिया डिक्लोरेटा, ओसिलटेरिया डिक्लोरेटा, ठीक है ना। अब हम थैलस की बात करते हैं कि ओसिलटेरिया के थैलस के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है, यानी म्यूसी जिलेटिनियस शीथ होगी, ठीक है ना। म्यूसिलेजिनियस शीथ होती है, श्लेष्मा का आवरण उपस्थित होता है। तथा थैलस एक तंतुक ट्राइकोम के रूप में होता है। थैलस कैसा होता है? एक तंतुक के रूप में होता है। गतियाँ, अब हमारे पास में अगला पॉइंट आता है कि ओसिलटेरिया में पाई जाने वाली मूवमेंट्स किस प्रकार की होती हैं। ओसिलटेरिया के अंदर पाई जाने वाली मूवमेंट्स किस प्रकार की होती है? ओसिलटेरिया में पाई जाने वाली मूवमेंट्स किस प्रकार की होती हैं? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ओसिलटेरिया के एक ट्राइकोम के द्वारा, ओसिलटेरिया के एक ट्राइकोम के द्वारा निम्न प्रकार की गतियाँ प्रदर्शित की जाती हैं, जिसमें पहला आता है ग्लाइडिंग मूवमेंट, विसर्पी गतियाँ। पहली कौन सी आती है? ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स विसर्पी गतियाँ। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स यह गति अक्ष की लंबाई की दिशा में होती है, अक्ष की लंबाई की दिशा में होती है, जिससे तंतुक आगे तथा पीछे की ओर गति करता है, ठीक है ना। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स कैसे होंगी भैया? अक्ष की दिशा में होंगी। अक्ष, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स जो इसका एक्सिस होता है अक्ष की लंबाई की दिशा में होती हैं, अक्ष की लंबाई की दिशा में होती हैं, अक्ष की लंबाई की दिशा में होती हैं, ठीक है ना। जिससे तंतुक जो होगा, तंतुक जो होगा वो आगे तथा पीछे की ओर गति करता है, आगे तथा पीछे की ओर गति करता है, आगे तथा पीछे की ओर गति करता है, ठीक है ना। आगे तथा पीछे की ओर गति करता है, ठीक। फिर आता है अगला दोलन गतियाँ, ठीक है ना। दूसरी गति आती है हमारी दोलन गति, ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स, ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स।
ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स, ठीक है ना। ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया, ऑसिलेटेरिया। यानी घड़ी का पेंडुलम जिस प्रकार से गति प्रदर्शित करता है, ठीक, अपनी एक मध्य स्थिति से निश्चित दूरी तक इधर और मध्य स्थिति से निश्चित दूरी तक इधर, तो इस प्रकार इसका ऑसिलेटेरिया का जो एक तंतुक होता है वो घड़ी के पेंडुलम की घड़ी के पेंडुलम की भांति गति प्रदर्शित करता है। किस प्रकार से, घड़ी के पेंडुलम की भांति, घड़ी के पेंडुलम की भांति गति प्रदर्शित करता है। घड़ी के पेंडुलम की भांति ये गति प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसका नाम ऑसिलेटेरिया रखा गया। फिर लास्ट वाली जो मूवमेंट आती है वो आती है हमारे एपेक्स वाले पार्ट की रिवॉल्विंग मूवमेंट, ठीक है ना। शीर्षस्थ भाग की परिक्रमी गतियाँ या थर्ड पॉइंट जो ऑसिलेटेरिया के अंदर आता है मूवमेंट में, वो आता है रिवॉल्विंग मूवमेंट्स ऑफ एपेक्स पार्ट, ठीक है ना। फिर इसमें देखते हैं कि प्रत्येक दोलन के पश्चात ऑसिलेटेरिया का प्रत्येक दोलन गति के पश्चात, प्रत्येक ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स के पश्चात ऑसिलेटेरिया के तंतुक का शीर्षस्थ भाग घूर्णन गति करता है, ठीक है ना। जो ऑसिलेटेरिया का जो ट्राइकॉम होगा उसका एपेक्स पार्ट घूर्णन गति रिवॉल्विंग मूवमेंट करता है प्रत्येक ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स के बाद में। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ऑसिलेटेरिया में ये 3 टाइप की मूवमेंट्स हमको देखने को मिलती हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स और रिवॉल्विंग मूवमेंट्स, ठीक। तो इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक। अगला पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर रिप्रोडक्शन। अगला पॉइंट आता है हमारा रिप्रोडक्शन। अगला पॉइंट आता है हमारा रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि ऑसिलेटेरिया में जनन केवल कायिक विधि के द्वारा होता है, ठीक है ना। ऑसिलेटेरिया में जनन केवल कायिक विधि के द्वारा होता है, इसमें अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। केवल इसमें जनन का कौन सा मेथड देखने को मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। और कायिक जनन हार्मोगोन्स के द्वारा या विखंडन के द्वारा, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी किसके द्वारा देखने को मिलेगा, या तो हमको फ्रैगमेंटेशन के द्वारा या फिर हमको हार्मोगोन के द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है ना। हार्मोगोन के द्वारा देखने को मिलता है, ठीक। विखंडन विधि में ऑसिलेटेरिया का जो फ्रैगमेंटेशन मेथड है, इसमें ऑसिलेटेरिया का ट्राइकॉम टूट करके नए थैलस को जन्म देता है, ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो रिप्रोडक्शन का जो आरेखीय डायग्राम हम किस प्रकार से बनाएंगे कि ऑसिलेटेरिया, ठीक है ना, हर एल्गी के अंदर बनेगा ये, ठीक है ना। हम बीच में एक बार कैसे लिख लेंगे, ऑसिलेटेरिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन के जो मेथड होंगे वो कौन सा होगा, केवल वेजिटेटिव। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो मेथड होगा उसका 2 ही तरीके होंगे, या तो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा या फिर हमको कैसे देखने को मिलेगा, हार्मोगोन के द्वारा ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे, ठीक। और इस प्रकार जब बना देंगे तो इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे कि ऑसिलेटेरिया कैसा होगा, हमारा हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना। ऑसिलेटेरिया हमारा कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर इसके बाद ये हमारा ऑसिलेटेरिया कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही जनन आ जाएगा एल्गी के अंदर, तो एल्गी में जब जनन का हम आरेखीय डायग्राम बना लेंगे, उसी जगह पर हमारा एल्गी का पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी अगली ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, नॉस्टॉक, ठीक है ना। अगली ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी आ रही है, हमारी नॉस्टॉक। तो बिना टाइम वेस्टेज किए हुए हम उसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं।
अगली ब्लू ग्रीन एल्गी है हमारी नॉस्टॉक, NOSTOC, ठीक है ना, NOSTOC, नॉस्टॉक, ठीक है ना, नॉस्टॉक। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन। सबसे पहले नॉस्टॉक का हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन में आता है क्लास साइनोफाइसी। क्लास कौन सी आएगी इसकी, क्लास आएगी हमारी कौन सी, साइनोफाइसी, FICEAE, फाइसी, ठीक है ना, क्लास साइनोफाइसी। फिर आता है हमारा ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है जाति, ठीक है ना, ट्राइब, ठीक है ना। ट्राइब कौन सी होगी हमारी इसमें, ट्राइब होगी, ट्राइब को देखते हैं, ट्राइब कौन सी होगी, हार्मोगोनियई, है ना, हार्मोगोनियई, HOR, हार्मोगो, है ना, हार्मोगोनियई, NEAE, हार्मोगोनियई, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा ऑर्डर नॉस्टोकेल्स। अगला आता है हमारा ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, नॉस्टोकेल्स, अगला ऑर्डर आता है हमारा नॉस्टोकेल्स। फिर इसके बाद नॉस्टोकेल्स के बाद फैमिली आती है नॉस्टोकेसी। फैमिली कौन सी आएगी हमारी, नॉस्टोकेसी, फैमिली आती है हमारी नॉस्टोकेसी, 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 ठीक है ना, NOSTOCACEAE, नॉस्टोकेसी, ठीक है ना। फिर इसके बाद जीनस आता है हमारा नॉस्टॉक, ठीक है ना। जीनस कौन सा आ जाएगा, नॉस्टॉक, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जीनस हमारा कौन सा आ जाएगा, नॉस्टॉक, ठीक, जीनस आ जाएगा हमारा नॉस्टॉक, ठीक। तो अब हम देखते हैं अगला कि इसका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा होगा। अगला पॉइंट आता है हमारा, ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है ना, हैबिट एंड हैबिटेट, यानी आवास एवं स्वभाव, ठीक है ना, यानी इसकी नेचर कैसी होगी और इसकी अक्रेंस कहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो यह एक फिलामेंटस एल्गी है जो स्थलीय तथा जलीय दोनों प्रकार के आवासों में कॉलोनी के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। फिलामेंटस कॉलोनियल एल्गी है, ठीक है ना। कैसी है ये, फिलामेंटस कॉलोनियल एल्गी है। फिलामेंटस यानी फिलामेंटस का मतलब तंतुकीय है, फिलामेंटस कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनियल एल्गी है, फिलामेंटस कॉलोनियल एल्गी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्थलीय तथा जलीय है, यानी कहने का मतलब टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों प्रकार के हैबिटेट के अंदर ये देखने को मिलती है, ठीक, दोनों प्रकार के हैबिटेट के अंदर ये देखने को मिलती है। नॉस्टॉक कवक के साथ सहजीवी के रूप में, ठीक है ना। नॉस्टॉक की यदि हम बात करें तो ये फंजाई के साथ में सहजीवी के रूप में लाइकेन में, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये फंजाई के साथ, फंजाई के साथ किसके अंदर देखने को मिलेगा, फंजाई के साथ, फंजाई के साथ सिम्बायोंट के तौर पर, सिम्बायोंट सहजीवी के तौर पर लाइकेन में देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलेगा, लाइकेन में देखने को मिलता है। लाइकेन को हम हिंदी में कहते हैं शैवाक, जो कि हमारा कवक तथा एल्गी दोनों का सिम्बायोसिस होता है। दोनों का क्या होता है, ये सिम्बायोसिस है, सहजीवन है। यानी शैवाल और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है, शैवाल और कवक का, एल्गी का और फंजाई का सहजीवन क्या कहलाएगा, शैवाक, लाइकेन कहलाता है, ठीक है ना। तो नॉस्टॉक कवक के साथ सहजीवी के रूप में लाइकेन में। इसके अलावा एंथोसिरोस के थैलस में नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, एंथोसिरोस के थैलस में। और इसके अलावा नॉस्टॉक कहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉस्टॉक और कहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉस्टॉक एंथोसिरोस के थैलस में, एंथोसिरोस के
थैलस के अंदर देखने को मिलता है। एंथोसिरोस की प्लांट बॉडी में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा साइकस की कोरोलोइड रूट में नॉस्टॉक सहजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा कहाँ पर देखने को मिलेगा, साइकस, जो कि एक क्या होता है हमारा जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में अनावृत बीजी है। तो साइकस के अंदर प्रवाल जड़ें पाई जाती हैं, साइकस की कोरोलोइड रूट्स के अंदर, साइकस की कोरोलोइड रूट्स के अंदर ये देखने को मिलता है, साइकस की कोरोलोइड रूट्स में देखने को मिलता है, साइकस की प्रवाल जड़ों में देखने को मिलता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि नॉस्टॉक धान के खेतों में वायुमंडलीय, धान के खेतों में यानी चावल के खेतों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या करेगा, इधर देखिए, ठीक है ना, नॉस्टॉक क्या करता है, नॉस्टॉक, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर कि नॉस्टॉक क्या करेगा, नॉस्टॉक जो धान के खेत होते हैं उनमें, धान के खेतों में धान के खेतों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है ना। ये धान के खेतों में कहाँ पर करेगा, ये धान के खेतों में, चावल के खेतों में। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रमुख भारतीय जातियाँ कौन कौन सी हैं। नॉस्टॉक की जो मेन इंडियन स्पेसीज हैं, हम मेन इंडियन स्पेसीज की बात करते हैं कि भारत में पाई जाने वाली, भारत में पाई जाने वाली नॉस्टॉक की प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी हैं। तो नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, नॉस्टॉक लिंकिया और नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, नॉस्टॉक लिंकिया और नॉस्टॉक पिसीलेल, ठीक है ना, नॉस्टॉक पिसीलेल, ये भारत में पाई जाने वाली प्रमुख नॉस्टॉक की जातियाँ हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख नॉस्टॉक की जातियाँ कौन कौन सी हैं। नॉस्टॉक, इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख लेते हैं, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, ठीक, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, नॉस्टॉक लिंकिया, नॉस्टॉक लिंकिया, ठीक, नॉस्टॉक लिंकिया, और एक आती है नॉस्टॉक पिसीनेल, नॉस्टॉक पिसीनेल, नॉस्टॉक पिसीनेल, नॉस्टॉक पिसीनेल, ठीक है ना, ओके, नॉस्टॉक पिसीनेल। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारी कॉलोनी की स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी, ठीक। तो अगला पॉइंट आता है हमारा नॉस्टॉक की जो कॉलोनी की स्ट्रक्चर कैसी होगी, STRU, स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी, ठीक है ना, कॉलोनी की स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये मालाकार सेल्स की विभिन्न लंबाई वाली श्रृंखलाओं मिलकर के निवय बनाती हैं, ठीक है ना। यानी कैसी होती हैं सेल्स, कैसी होती हैं, मालाकार, मालाकार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, मालाकार सेल्स की, ठीक है ना, मालाकार सेल्स की विभिन्न लंबाई वाली श्रृंखलाएं मिलकर के, विभिन्न लंबाई वाली श्रृंखलाएं मिलकर के मालाकार सेल्स की चेन्स के द्वारा कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, चेन के द्वारा कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, चेन के द्वारा कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा तंतुक की संरचना, ठीक है ना। तो एक बार हम इसके बोर्ड के मैटर को हमारे को रब कर देते हैं, ठीक, बोर्ड का जो हमारा मैटर है इसको हटा देते हैं एक बार। तो इसमें देखते हैं अगला पॉइंट आता है हमारा कॉलोनी की स्ट्रक्चर तो कैसी होगी, मालाकार कोशिकाओं से की विभिन्न लंबाई वाली चेन्स,
विभिन्न लेंथ वाली चेन्स, ठीक है ना, मिलकर के कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना, तथा प्रत्येक तंतु एक श्लेष्मा आवरण के द्वारा ढका हुआ रहता है। जो इसका नॉस्टॉक का प्रत्येक फिलामेंट एक म्यूसिलेजीनियस शीट के द्वारा कवर्ड रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम, तंतुक की संरचना। अगला पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम। इसके बारे में देखते हैं कि एक जो नॉस्टॉक का तंतुक होगा उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं कि नॉस्टॉक का जो एक तंतुक होता है, नॉस्टॉक का जो एक तंतुक होता है वो नॉस्टॉक के तंतुक मुड़े हुए मालाकार एवं इंटर ट्विन्ड होते हैं, यानी आपस में एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। ठीक, ये हमारी जिस प्रकार से माला होती है गले में पहनने वाली, तो मालाकार तंतुक जो होते हैं वो मुड़े हुए कार्ब्ड मालाकार और इसके अलावा इंटरट्विन्ड होते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। तंतुक में अलग अलग स्थानों पर रंगहीन बैरल शेप्ड सेल्स देखने को मिलती हैं, ढोलकाकार कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, यानी सबसे हमारा जो मेन पॉइंट निकल करके आया वो क्या निकल करके आया कि नॉस्टॉक के थैलस के अंदर क्या, नॉस्टॉक के तंतुक के अंदर क्या पाई जाती है, बैरल शेप्ड सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में, ठीक है ना, विशेष परिस्थितियों में तंतुक में निश्चेष्ट बीजाणु भी बनते हैं। ठीक है ना, विशेष परिस्थितियाँ यानी स्पेसिफिक कंडीशंस में एकाइनिड्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि मोटी भित्ति वाले और रिजर्व फूड मटेरियल युक्त प्रतिरोधी बीजाणु होते हैं। ठीक है ना, फिर अगला पॉइंट आता है हमारा कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर की हम बात करें कि नॉस्टॉक की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं कि ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। जीव द्रव्य का बाहरी भाग क्रोमोप्लाज्म तथा आंतरिक भाग इनर पार्ट सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित रहता है, यानी कि जो इसका प्रोटोप्लास्ट होगा वो इनर क्रोमोप्लाज्म और आउटर सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित रहता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में नॉन स्टोन प्रोटीन युक्त डीएनए पाया जाता है। क्रोमेटोप्लाज्म में क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन तथा सी फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं तथा साइनोफाइसियन स्टार्च तथा प्रोटीन प्रकृति की साइनोफाइसियन कणिकाएँ होती हैं, प्रोटीन प्रकृति की साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं, प्रोटीन प्रकृति की साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। और इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जनन कैसा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि नॉस्टॉक के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार का देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट आता है हमारा नॉस्टॉक के अंदर रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, नॉस्टॉक के अंदर जो जनन होगा, रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, वो कायिक विधियों वेजिटेटिव मेथड्स के द्वारा तथा एडवर्स कंडीशंस में प्रतिकूल परिस्थितियों में निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है ना, एकाइनिड्स के द्वारा संपन्न होगा। ऑसिलेटेरिया में तो केवल एक ही तरीका देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी जो होगा वो किसके द्वारा होगा, हार्मोगोन के द्वारा और इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। नॉस्टॉक के अंदर वेजिटेटिव मेथड्स देखने को मिलेंगे और वेजिटेटिव मेथड्स के अलावा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका भी देखने को मिलेगा, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अनफेवरेबल कंडीशंस में नॉस्टॉक के ट्राइकोम के द्वारा क्या बनाए जा सकते हैं, एकाइनिड्स निश्चेष्ट बीजाणु बनाए जा सकते हैं, जो मोटी भित्ति वाले, थिक वॉल्ड तथा रिजर्व फूड मटेरियल वाले होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम पहला टाइप देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। पहला तरीका आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलेगा कि जो कायिक जनन होता है वो कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। ठीक है ना, कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, कॉलोनी
फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जल में होने वाली दुर्घटनाएं, यानी कई बार जैसे जंतुओं में, दो मछलियों में लड़ाई हो रही है, या फिर पानी का तेज़ प्रवाह आया, ठीक है ना, जल में किसी भी तरह की जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके फलस्वरूप जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं नॉस्टॉक की, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तथा प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही दूसरा तरीका आता है हार्मोगोन के द्वारा, ठीक है ना। तो हार्मोगोन के द्वारा क्या देखने को मिलेगा हमको कि नॉस्टॉक में हार्मोगोन का बनना एक सामान्य घटना है, यानी नॉस्टॉक में हार्मोगोन का फॉर्मेशन होना एक जनरल फिनोमेना है। तंतुक ट्राइकोम में जहाँ हेट्रोसिस्ट व वेजिटेटिव सेल्स जहाँ परस्पर जुड़ती हैं, जहाँ पर हेट्रोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल्स ट्राइकोम के अंदर जुड़ी हुई होंगी, वहीं पर क्या देखने को मिलेगा, वहाँ से ट्राइकोम टूट जाता है, ठीक है ना, ट्राइकोम टूट जाता है और इस प्रकार बने छोटे छोटे खंड हार्मोगोन कहलाते हैं तथा प्रत्येक हार्मोगोन के द्वारा एक नई कॉलोनी का निर्माण होता है। प्रत्येक हार्मोगोन के द्वारा एक नई कॉलोनी का निर्माण होगा, यानी कहने का मतलब नॉस्टॉक का जो ट्राइकोम होता है, उन ट्राइकोम में वेजिटेटिव सेल्स और हेट्रोसिस्ट जिस जगह से जुड़ी हुई होती हैं, वहाँ से ट्राइकोम टूट जाता है और इस प्रकार बने हुए छोटे छोटे जो ट्राइकोम के टुकड़े होते हैं वो हार्मोगोन कहलाते हैं और हार्मोगोन फिर दोबारा से नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमारा अगला तरीका आता है जनन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलेगा, केवल एक ही तरीका देखने को मिलता है कि इसमें एकाइनिड्स बनते हैं, ठीक है ना, एकाइनिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो एकाइनिड्स के फॉर्मेशन को हम देखते हैं कि तंतु की, ट्राइकोम की कुछ सेल्स खाद्य संचय करके फूड स्टोरेज के कारण मोटी भित्ति वाले थिक वॉल्ड एकाइनिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ट्राइकोम की कुछ सेल्स फूड स्टोरेज करके थिक वॉल्ड एकाइनिड्स में बदल जाती हैं तथा अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये सेल्स जीवित रहती हैं तथा फेवरेबल कंडीशंस आने पर, अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अंकुरित होकर के नए ट्राइकोम नॉस्टॉक के नए तंतु का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको हम एक नाम और देते हैं साइनोबैक्टीरिया, के अंतर्गत ये दो टॉपिक थे हमारे, नॉस्टॉक और ऑसिलेटेरिया, ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर एल्गी के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।